डॉक्यूमेंट्स अब प्रिपेयर करो, अब मैं ही उनकी पोजीशन और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैंडल करूंगा। ट्रांसफर ऑर्डर्स बिजली की स्पीड से कंप्लीट हो गए। साथ ही ली युरान की एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का जो बड़ा पे आउट था वो मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सीधा जियाओ यी के नाम पर एक नए ट्रस्ट फंड में डाल दिया गया। ये फंड इतना सिक्योर था कि कोई भी पैसा निकालने के लिए मल्टीपल स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स की जरूरत होगी। जब मैं लियो फैमिली के एंसेस्ट्रल घर वापस आ गया, मेरी सास की तेज चुभती हुई आवाज हवा को चीर गई। वो निकम्मी लड़की उस लालची बच्ची को देखकर ही गुस्सा आता है। बिल्कुल अपने बेकार बाप पर गई है, सिर्फ बोझ है। मेरे कदम वही जम गए। मैंने लिविंग रूम की तरफ देखा, जियाओ यी अकेली खड़ी थी। उसके पास जमीन पर एक टूटा हुआ पोर्सिलीन का कप पड़ा था और उसके सफेद मोजे पर चाय के दाग धीरे धीरे फैल रहे थे। उसका सिर झुका हुआ था, छोटी सी उंगलियां कपड़ों को कसकर पकड़ी हुई और उसका पूरा जिस्म डर के मारे जम चुका था। मेरी सास महंगी वेलवेट सोफा पर आराम से बैठी थी, हाथ में प्रेयर बीड्स घुमाते हुए, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह जियाओ यी को चीर रही थी क्योंकि वो सीधी नफरत से भरी हुई थी। वहाँ क्या खड़ी हो, जो गंदगी की है उसे साफ करो, जरा सी भी तमीज नहीं है जियाओ यी। मैंने आवाज दी। मेरी आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन पूरे कमरे की हवा भारी हो गई। मेरी बेटी ने तुरंत से सर उठाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर गए। वो सीधा भागकर मेरे पास आई और मेरी टांगों को जोर से पकड़ लिया जैसे अपनी जान बचा रही हो। उसे उस औरत की जहरीली नफरत महसूस हो रही थी। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी स्लीव्स अभी भी थोड़ी सी गर्म चाय से गीली थी। मैंने लियो मिंग की तरफ देखा तक नहीं, बस जियाओ यी से पूछा, मेरी गुड़िया तुम्हें जलन तो नहीं हुई? अभी मेरी सास बोलती है, ओ घर के मालिक वापस आ गए। उसने बीड्स रखते हुए तंज भरी आवाज में कहा, अपनी छोटी सी पैसा बर्बाद करने वाली बेटी के सामने हीरो बनने आए हो? क्या गलत कह रही हूँ मैं? लड़की पालने का क्या फायदा, सिर्फ खाना और जगह बर्बाद की है। काश ली युरान ने एक बेटा दिया होता। मैं उनकी बात को काट के कहता हूँ, मॉम। मेरी आवाज सीधी और ठंडी थी। जियाओ यी मेरी बेटी है और वो कोई बोझ नहीं है। जब हम यहाँ वेलकम नहीं है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हो? वो तुरंत सीधी बैठ गई और उनकी चेहरे की झुर्रियां नफरत से टेढ़ी हो गई। जैंग जियांग की तबीयत कमजोर है, उसे लगातार देखभाल की जरूरत है। मैंने ऑलरेडी अब्रॉड से एक प्राइवेट नर्स हायर कर ली है और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो कौन देगा? तुम लोग बाप बेटी के पैरासाइट इतने सालों से लियो फैमिली पर पल रहे हो और अब जब मेरी बेटी नहीं रही तुम सोच रहे हो जिम्मेदारियों से भाग जाओगे। मैं सीधा बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी जैंग जियान ने एक परफेक्टली टिम्ड कमजोर सी खांसी की और धीरे धीरे साइड होल से बाहर आया। ली युरान तुरंत उसके पास आ गई जैसे उसकी परछाई हो। हाथ में गर्म पानी का ग्लास लेकर और उसे आराम और धीरे से पानी पिलाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज में हल्की सी नकली नाराजगी थी। ब्रदर इन लॉ, मॉम बस दुख में है, इसलिए उनकी बातें थोड़ी कड़वी लग रही हैं। जियाओ यी अभी छोटी है, उससे गलती हो गई है, उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जैंग जियान की रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट थी। वैसे भी आप भी अभी लियो फैमिली के दामाद हैं और ली युरान के जाने के बाद ये नेचुरल है कि आप घर के सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठाएंगे। मैंने तीनों को सीधा देखा। क्या खूबसूरत माहौल और सीन में देख रहा हूँ, वो भी फैमिली डिवोशन का। मैंने ठंडे और धीरे लहजे से कहा, मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं और अपनी असली जिम्मेदारियां मुझे पता है कैसे निभाऊंगा। सब बातें साइड पर, लेकिन मेरी छोटी बेटी मेरी लास्ट लिमिट है। अगर किसी ने भी उसके बारे में कुछ और बुरा अल्फाज बोला तो याद रखना, मैं जी फैंग तुम सबके साथ हर रिश्ता तोड़ दूंगा। ये कहकर बिना और एक लफ्ज बोले मैंने उनके शौक भरे चेहरों को इग्नोर किया और जियाओ यी को सीधा उठाकर ऊपर ले गया। जब मैं स्टेयर्स के पास से गुजरा, टेरेस का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से धीमी आवाजों में बातें सुनाई दे रही थी। रिलैक्स, मॉम बस ऊपर से चिल्लाती है, अंदर से वो मुझे ही सबसे ज्यादा चाहती है। अभी के लिए वो मुझे ही अपनी असली बेटी मानती है। ये ली रुयान की आवाज थी जिसमें हल्का सा घमंड साफ महसूस हो रहा था। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें किसी और के नाम से जीना पड़ रहा है। ये जैंग जियांग की आवाज थी जो कि पिघली हुई मिठास जैसी थी। तुम्हारे लिए कुछ भी, बस प्रॉब्लम ये है कि जी फैंग और वो बच्ची थोड़ी ट्रबलसम है। जल्दी मत करो, हम लॉन्ग गेम खेलेंगे। उसे जिम्मेदारियां उठानी है, उठाने दो। मॉम अपना काम कर लेंगी। मेरी बाहों में जियाओ यी को पकड़ने की ग्रिप थोड़ी सी टाइट हो गई। उसने मेरा मूड चेंज महसूस कर लिया और अपने छोटे से हाथों से मेरी पीठ पर हल्की सी ठपकी दी जैसे मुझे ही तसल्ली दे रही हो। रूम में वापस आकर मैंने दरवाजा बंद किया और जियाओ यी को बेड के किनारे बैठा दिया और बड़े ध्यान से
उसके मोजे और पैर चेक करने लगा, ये कंफर्म करवाने के लिए कि गर्म चाय ने उसकी स्किन को जलाया तो नहीं। उसने मेरी आंखों में सीधा देखकर धीरे से पूछा, पापा दादी जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या इसलिए क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ? उस मासूम सवाल ने जैसे मेरे सीधा दिल को ही चीर दिया। मैंने उसके बाल हल्के से रफल किए। नहीं मेरी जान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जियाओ ये कुछ लोगों के दिल ही सड़ चुके होते हैं। अगली सुबह जल्द ही ऑफिशियल ट्रांसफर ऑर्डर्स और प्रोटेक्शन इनिशिएशन नोटिस आ गया। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत अपनी आखिरी चीजें पैक करनी शुरू कर दी। मुझे इस जहरीली जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना था। सिंपल सा सामान उठाकर और जियाओ यी का हाथ पकड़कर मैं फौरन फोयर तक पहुंच गया। भी पीछे से कदमों की आवाज आई। ली यूरान सीढ़ियों के बीच में खड़ी थी। उसकी नजर मेरी सूटकेस पर टिकी हुई थी, ठंडी और सख्त। उसके चेहरे पर धीरे धीरे से अंधेरा पड़ रहा था। वो पूछने लगी, तुम जियाओ यी को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने उस प्रोजेक्ट का इनिशिएशन लेटर फोल्ड किया और शांति से अपने ब्लेजर के अंदर रख लिया और जियाओ यी को थोड़ा सा पीछे करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये बताना जरूरी नहीं है मिस लू। मैंने उस चेहरे को देखा जो पहले इतना अपना लगता था और अब बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी और ठंडी थी। एक पल के लिए मेरा एक्सप्रेशन जम गया था। फिर उसने अजीब और गरीब एक्सप्रेशन बनाना शुरू किया जैसे उसके जी में किसी ने उसको लात दे दी हो। वो कहने लगी, ब्रदर इन लॉ जिद में आकर ऐसी बात मत कहो। तुम एक बच्ची को इतनी दूर ले जाओगे जहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। अगर कुछ हो गया तो मदद के लिए कोई भी नहीं होगा। यहाँ एंसेस्ट्रल हाउस में रहो। कम से कम मैं, मॉम और जेंग जियांग तुम दोनों का ख्याल रख लेंगे। मैं जवाब में कहता हूँ जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और जियाओ यी का हाथ कस के पकड़कर आगे बढ़ने लगा। आज के बाद हमारे पर्सनल मैटर्स के लिए लो फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अचानक वो आगे बढ़ी। उसकी नजर सीधा मेरे ब्रीफ केस पर पड़ती है। उसने झटके से उसका स्ट्रैप पकड़ा और एक ही पल में बैग खींच लिया। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसने जिप खोली और बेचैनी से अंदर तलाश करने लगी। फिर उसने वही डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए, कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड और सील वाला पेपर, प्रोजेक्ट इनिशिएशन फॉर्म। उसने एक नजर उस पर डाली और उसका चेहरा तुरंत सख्त और अंधेरा सा हो गया। बिना एक पल सोचे उसने दोनों हाथों से पेपर पकड़ा और एक तेज आवाज के साथ उसे बीच से फाड़ दिया। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए ये कर रही हूँ ज़ीफैंग। उसने फाड़ते हुए टुकड़े जमीन पर फेंके। पेपर के टुकड़े हवा में हिलते हुए नीचे गिरने लगे और वो ऊपर से लेक्चर देने लगी। तुमने सालों से कोई प्रॉपर जॉब नहीं की, यहाँ रहना सबके लिए बेहतर है। मैंने जमीन पर बिखरे हुए कागज को देखा। वो मेरा एस्केप था, मेरी पूरी प्लान का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। मेरे सीने में गुस्सा जोर से टकरा रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ सर उठाया और उसकी आंखों में सीधा देखा, ठंडी जिद भरी नजरों के साथ, और कहा, मेरी भलाई के लिए ली यूरान नहीं, अब शायद मुझे तुम्हें लियू शान बुलाना चाहिए। इस हक से तुम डिसाइड करती हो कि मेरे लिए क्या सही है। उसकी आंखों में तुरंत अंधेरा छा गया। वो मेरे करीब आई और धीमी जहरीली आवाज में बोली। उसका सारा फेक सॉफ्टनेस गायब हो चुका था। ज़ीफैंग, जिस हाथ से तुम्हें खाना मिलता है उसको मत काटो। भूल मत, इतने सालों से तुम और तुम्हारी बेटी को कौन पाल रहा था। लियो फैमिली का हर दाना और हर बूंद फ्री में नहीं मिला। अभी ली यूरान की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई और तुम सोच रहे हो सब रिश्तों को तोड़कर भाग जाओगे, लियो फैमिली के ब्लड लाइन को ले जाकर गायब हो जाओगे। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती समझे। जैसे नाशुक्र आदमी को तो कुत्ते की तरह ट्रीट करना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई, एक पागल सी टूटती हुई हंसी। मैंने कहा, पाल रहे थे तुम हमें। जब जियाओ यी मरने की हालत में थी, मैं लियो फैमिली के गेट के बाहर घुटनों पर गिरा हुआ था, अहम की भीख मांग रहा था। कौन था जिसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि मुझे एक आवारा कुत्ते की तरह लात मारकर भगा दिया जाए? और अब जब मैं जा रहा हूँ, अचानक तुम लोगों की अपनी मेहरबानी जाने नहीं देनी। मेरे होंठों पर एक ठंडी तंज भरी मुस्कान आ गई। मेरी नजर उस पर चली गई जैसे उसको चीर रही हो, या फिर तुम ही तो थी जो कि उसकी कंपनी पावर छीनने के लिए बेचैन थी। ली यूरान के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसकी आवाज फिर से सॉफ्ट हो गई, लेकिन अंदर की चाल का पता चल रहा था। वो कहने लगी, ज़ीफैंग, क्या हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? हम फैमिली है। मेरी बहन के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम और जियाओ यी का ख्याल रखूं। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने उसकी बात काट दी। मेरी आवाज पत्थर की तरह सख्त हो गई और मैंने कहा, यहाँ सिर्फ एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने कभी तुम जैसे दरिंदों को इंसान समझ लिया था। मेरे लफ्ज अभी हवा में ही थे कि मैंने हाथ उठाया और अपने सारे दबाए हुए गुस्से को एक झटके में निकाल दिया और एक जोरदार थप्पड़ दिया जिसकी आवाज पूरे फोयर में गूंज उठी। उस थप्पड़ के इम्पैक्ट से उसका सिर झटके से साइड में मुड़ गया। वो पीछे लड़खड़ा गई और भारी दरवाजे से टकरा गई। उसके गाल तुरंत से लाल हो गए और उसके चेहरे पर हाथ का निशान उभर आया। उसने तुरंत सर घुमा
उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों का शौक तुरंत जहरीली नफरत में बदल गया और कहने लगी, ज़ीफेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। वो चीख उठी, उसकी सारी एलिगेंस टूट चुकी थी। वो मुझ पर झपटी और मेरी कलाई को अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लिया। उसके नाखून अब मेरे स्किन में घुसने लगे। वो पूरी ताकत से मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी, तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं जाओगी। सिक्योरिटी जल्दी अंदर आओ। इस हंगामे से डरकर जियाओ ये जोर जोर से रो पड़ी। ने एक हाथ से उसे अपने पीछे छुपा लिया, दूसरे हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी ताकत अजीब सी थी, जैसे कोने में फंसी हुई जानवर की बेचैन पागल एनर्जी। जब हम दोनों इस उलझन भरी झपट झपटी में फंसे हुए थे, तभी मेन गेट जो हमेशा बंद रहा था और सिर्फ सिक्योरिटी इंटरकॉम से ही खुलता था, अचानक बाहर जोर से खुल गया। तेज दोपहर की रोशनी अंदर भर गई और दरवाजे पर एक खड़ा आदमी लंबी तेज परछाई के साथ